इसमें हम वन शॉट रिवीजन करते हैं जो आप सुबह सुबह मेट्रो में चलते चलते भी रिवाइज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ग्लोबल एनवायरनमेंट इशूज़ एंड पॉलिसी, भैया क्लाइमेट चेंज इन ग्लोबल एनवायरनमेंट इशूज़, तो हम इसमें इशूज़ पढ़ेंगे और कुछ तो अपनी पॉलिसीज़ भी देखेंगे। ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज़ कौन कौन से हैं, जैसे आपका क्लाइमेट चेंज, भैया तापमान कभी इतना ठंड में ठंड पड़ती नहीं है, नवंबर आ गए हैं ठंड पड़ नहीं रही है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर अभी भी वार्म है, अभी भी देखोगे ना चलते चलते आपको पसीने आ जाएंगे। तो ये क्या क्लाइमेट चेंज है, अनसर्टेनिटी है जिसके थ्रू क्या हो रही है, हमारी फार्मिंग भी अफेक्ट हो रही है। फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग, भैया ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अब टेम्परेचर जो है अर्थ का राइज हो रहा है जिसके थ्रू क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं, एसिड रेन हो रही है। एसिड रेन में देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो गैसेस याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फॉसिल फ्यूल such as a coal, oil, natural gases are burned. The chemical like sulfur dioxide and a nitrogen oxide are produced. Acid pollutes the dry पार्टिकल्स, जो आपका हवा में जो ड्राई पार्टिकल्स होते हैं, एसिड, उसमें जब वाटर मिलता है तो वो एसिडिक बन जाता है। और इसी कॉम्पोजिशन को, द एडिशन ऑफ द एसिड इनटू द रेन इज कॉल्ड मेक द सोल्यूशन कोरोसिव, उसी को लोग बोलते हैं एसिड डिपोजिशन, ठीक है। अगला आता है आपका ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है, तो ओजोन लेयर जो आपका है जो डिप्लीट करता है, जो आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट कंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स, उसी को लोग बोलते हैं आपका ओजोन। ओजोन लेयर जो है वो आपका O3 मॉलिक्यूल कंडक्ट करता है, और ये कहाँ होता है, आपका स्ट्रेटोस्फेयर पे होता है। स्ट्रेटोस्फेयर पे आपका ओजोन होता है। ग्लोबल वार्मिंग कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर पे, याद रखना, 1 मार्कर क्वेश्चन में बहुत जरूरी रहता है। ग्लोबल वार्मिंग कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर पे होता है। और आपका ओजोन लेयर कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फेयर पे होता है। It play a vital role in protecting the life on Earth and by absorbing the most of the sun harmful UV radiation. भैया आपको हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है और यूवी रेडिएशन को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। अगला आता है आपका यही कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलो एल्केन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहने वाले हैं जो इंडिया के लेवल पे हमने देखे हैं, जो आपके होते हैं द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज एन कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इन इंडिया दैट वाज इनैक्टेड विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था जो आपका 1972 में कराया गया था। फिर आता है आपका वाटर एक्ट। वाटर एक्ट हुआ था आपका 1974 में। द वाटर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन के लिए, क्योंकि ओनली 0.1% ऑफ द वाटर है जो हमारे पीने के लिए है। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। दो बॉडी जिसमें आगे आई थी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिर आता है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हुआ था 1980s में। दिस वाज पास टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, भैया डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए और इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस एंड एनवायरमेंट डिटोरेशन को मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट एक्ट कराया गया था। फिर आता है आपका एयर एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट। एयर को क्या करना है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट था। सर्दी में देखो 1981 में ये एक्ट आया था। सर्दी में आप देख रहे हो कि कितने तरीके से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में एयर को पल्यूट हो रहा है, जिसके थ्रू एयर पोल्यूशन के थ्रू एसिड रेन भी इसका एक कारण बनता है। 1981 में इसको रोकने के लिए हमने ह्यूमंस ने बेसिकली एयर पोल्यूशन एक्ट लाया था, जिसके थ्रू हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली उनको डिफॉरेस्टेशन और अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करते, डिफरेंट मेजर्स करे थे टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो दिस इज योर यूनिट 3 कम्स टू एन एंड। देखो हमने ज़्यादा आपको डिटेल में कराया है और इस बेसिकली इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर है। अब आपने वो नेशनल लेवल पे तो देख लिए कौन से मूवमेंट हुए, तो हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मूवमेंट। इंटरनेशनल मूवमेंट कौन कौन से थे जो आपको हेल्प करेंगे जानने के लिए। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एयर, पहले आता है आपका अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में हुआ था। इंट्रोड्यूस एजेंडा 21 CBD एंड UNFCCC। UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज ग्लोबल ट्रीटी टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस। दिस इज योर PYQs नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए कौन सा यूनिफॉर्म नेशन लॉ लाया गया था, वो था आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज था, ग्लोबल ट्रीटी टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। देन कम्स योर क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल है आपका बाइंडिंग इमिशन एंड रिड्यूसिंग अ टारगेट फॉर डेवलप कंट्रीज, दिस इज योर क्योटो प्रोटोकॉल। देन कम्स योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, जो आपका हुआ था 1987 में। देन आता है आपका CBT। CBT स्टैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये आपका प्रमोट करता है कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करता है। रमसार
कन्वेंशन हुआ था 1971 में, वो आपका प्रोटेक्शन ऑफ द वेटलैंड के लिए करा गया था। केमिकल वेपन कन्वेंशन जो था, एलिमिनेट द प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ द केमिकल वेपन, ये आपका हुआ था CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन। इसका फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यह के पेपर में 2 से 3 नंबर का देखने को आया था। देन कम्स योर UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कोऑर्डिनेट द ग्लोबल एनवायरमेंटल एक्शन। देन आता है आपका CITES कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, रेगुलेट द ट्रेड ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देखो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। NPCC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन अ क्लाइमेट चेंज। डेट्स की एक और वीडियो आएगी जिसके थ्रू आप इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवाइज कर सकते हो अपने EVS के, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है, इसका शॉर्ट फॉर्म है S5GEW। तो GEW का आप शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है। E से आप करोगे इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, जो आपको 3 नंबर पे दिख रहा होगा। W से आप कर लोगे वाटर मिशन, ठीक है। ये आपके कुछ मिशन रहने वाले हैं। देन कम्स जो S5 स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेटेजिक नॉलेजेस मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल हैबिटेट, सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम एंड सोलर मिशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट EVS 5, जो आप मेट्रो में सुबह जाते जाते भी रिवाइज कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और हाँ, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा जिसके थ्रू आप क्या कर पाओगे, अपनी उस वीडियो को देख पाओगे जो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पर्टिकुलर 4 वीडियो में हमने आधे घंटे में जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, जो हमारी सीरीज़ थी, वो हमने एंड कर दी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, आप अपना सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ट्राई टू शेयर द वीडियो मोर एंड मोर अमंग द स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।